मैं डॉक्टर अंजू सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अदलहाट मिर्ज़ापुर, आप सभी के सामने स्लाइड के माध्यम से महिला शक्ति मिशन में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की भूमिका के बारे में बात करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला शक्ति मिशन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रयासों को किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन्हीं प्रयासों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की। तो मैं आज आपसे बात करूंगी। आज आपको स्लाइड के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से महिला का स्वास्थ्य और पोषण आवश्यक है महिला शक्ति मिशन को मजबूत बनाने के लिए। महिलाएं निस्संदेह सहजता से हर एक दिन घर में विभिन्न भूमिकाओं को जीते हुए किसी भी समाज का स्तंभ मानी जाती हैं। हमारे आसपास महिलाओं के रूप में सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं और सक्षम सहयोगी अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से वो निर्वहन कर रही हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज कर देता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराई का खामियाजा सहन करना पड़ता है। और सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर व व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने में बाधक रहा है। महिलाओं को समाज में उचित और सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाने व उनके सहयोग कर समस्याओं को सुलझाने के लिए महिला शक्ति मूवमेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया, जो सभी पृष्ठभूमि की महिलाओं को उनके आत्मसम्मान, अधिकार, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषित करने में ठोस आधार प्रदान करेगी। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के लिए आरंभ किया गया है। मिशन शक्ति अभियान को संचालित करते हुए महिलाओं की जागरूकता पर बल दिया जाता है। यह जागरूकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रहन सहन, पालन पोषण आदि के माध्यम से आ सकती है। तो आज हम स्वास्थ्य के माध्यम से महिला शक्ति के प्रभाव के बारे में, महिला स्वास्थ्य और पोषण मिशन शक्ति का क्या संबंध है, इस बारे में बात करेंगे। हम सभी शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह कथन महान दार्शनिक अरस्तु का था। यदि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शक्ति, उनके मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, इन सभी पक्षों को मजबूत बनाने के लिए स्वयं महिला, उसके परिवार और समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं की दोहरी भूमिका के निर्वहन के लिए अच्छे स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे देश की आधी आबादी वाली शक्ति प्रभावित होगी। हम कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान इस स्लाइड के माध्यम से आकर्षित करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य और पोषण जीवन की कुंजी होती है। गुड हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन इज द की ऑफ लाइफ, सभी जानते हैं। तो हमारे देश में लगभग 80% महिलाएं हाउसवाइफ हैं और महिला पर पूरे घर का प्रबंधन निर्भर होता है। यदि महिला ही मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है तो इसका प्रभाव उसके होने वाले बच्चे, वैवाहिक जीवन और पूरे परिवार पर पड़ता है। हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो महिलाओं का हेल्थ ग्राफ काफ़ी डाउन है। 1/4 औरतें जो कि प्री और मिडिल एडल्ट में है, उनका BMI रेट 18 है, जबकि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 19 to 25 होना चाहिए। एक कुपोषित माता एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। यह विशियस साइकिल होता है, क्रिएट करता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए कुपोषण को दूर भगाने के लिए माता जब गर्भवती होती है उसी समय उसके पोषण का ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा ही मिशन शक्ति सफल हो सकती है। इस समय हमारे देश में लगभग 50% महिलाएं एनीमिक हैं और महिला शक्ति को अचीव करने के लिए इस परसेंटेज को घटाना होगा। ऐसा उनके पोषण स्तर में सुधार लाकर ही किया जा सकता है। अर्ली एज मैरिज, जो लड़कियों की
अभी तो अर्ली एज मैरिज जैसी घटनाएं कम होने लगी हैं, शायद गांव में ऐसा देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये महिलाएं भी हमारे देश की महिलाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए ये अर्ली एज मैरिज को रोकना पड़ेगा। क्योंकि कम एज में शादी हो जाने पर लड़कियां फिजिकली मैच्योर ना होने से उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रभावित होता है। कम उम्र में ये माँ बनती हैं, जिससे इनमें अनुभवहीनता उनके स्वास्थ्य पर, उनके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारे देश का वुमेन फर्टिलिटी रेट हाल ही के कुछ सालों में कम हुआ है, फिर भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जो महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, इसीलिए भारतीय पारिवारिक समाज में सभी परिवार में फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए, जिससे फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी और मल्टीपल अबॉर्शन से छुटकारा मिल जाए या इसमें कमी आएगी और महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। वी हैव टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड फोकस ऑन टेकिंग प्रिकॉशन व्हाइल सेक्सुअल इंटरक्रॉस। इनफॉर्मल सेक्टर में भी महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स देना चाहिए। सरकारी विभागों में तो महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए। उनको लिव विथ पे देनी चाहिए। मैटरनिटी लीव के पश्चात उनको पुनः जॉब में बनाए रखने के लिए कंपनी के बॉस को श्योर करना चाहिए, जिससे उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी बनी रहे और उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर केयर भी होता रहेगा। मातृत्व मृत्यु दर, हमारे देश में देखा जाए तो मातृत्व मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। इसको घटाने के लिए, कम करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी, जिससे कि महिलाओं में माँ बनते समय या माँ बनने के लिए उनके अंदर कोई भय न रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जहाँ पर वहाँ डॉक्टरों को बैठना चाहिए और इमरजेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे सुविधा विहीन ग्रामीण महिलाओं को डिलीवरी के समय कोई खतरा न उठाना पड़े या डेथ रिस्क को कम किया जा सके। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण फैमिली प्लानिंग का बेहतर ऑप्शन महिला नसबंदी समझा जाता है, जबकि पुरुष नसबंदी काफ़ी आसान होता है। महिलाओं के लिए यह प्लानिंग हेल्थ वाइज ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है, फिर भी पुरुषों को नसबंदी के लिए दबाव नहीं दिया जाता है। ऐसा पितृ प्रधान समाज होने के कारण होता है। मार्केट में सैनिटरी पैड उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली होते हैं कि उसको लो इनकम फैमिली ग्रुप वाली लड़कियां, महिलाएं यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो वो कपड़े ऐसे अवस्था में यूज करती हैं जो इनके लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है। तो सैनिटरी पैड अगर सस्ते होंगे तो ये सभी उसको खरीदने में और यूज़ करने में सक्षम हो सकेगा, लो इनकम ग्रुप वर्ग की महिलाओं के लिए भी। प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान क्लीनिंग और सैनिटेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट में सेपरेट फीमेल टॉयलेट होने चाहिए और वो क्लीन होने चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व महिलाओं को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको अवेयरनेस देना चाहिए और इस बारे में उन्हें खुद भी अवेयर होना चाहिए, या इंडिविजुअल लेवल पर या किसी संस्था के द्वारा डॉक्टर से मिल करके अपने हेल्थ के बारे में उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। हमारे यहाँ महिला रोग विशेषज्ञ की काफ़ी कमी होने के कारण महिलाएं जब अपनी हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास जाती हैं, अगर मेल डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वो अपनी कई इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसको शेयर नहीं कर पाती हैं या करने में हिचकिचाती हैं, उन्हें अनकम्फर्ट फील होता है। अगर महिला डॉक्टर की हमारे यहाँ उनका सिलेक्शन हो या उपलब्धता हो, तो ऐसे में चाहे वो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हो चाहे जनरल फिजिशियन हो, महिलाएं अपनी हर समस्या को खुल करके डॉक्टर के साथ शेयर कर पाएंगी और अपना उत्तम इलाज करा पाने में सक्षम हो पाएंगी। हमारे सोसाइटी में विडोज, फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट
वृद्ध महिलाएं, अनाथ बच्चे, ये सब जो लो इनकम ग्रुप वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको स्पेशल केयर देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना कॉस्टली होता है फीस पे करना, दवाइयाँ लेना, कि ये इस खर्च को ऐसे वर्ग बियर नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोर लड़कियों एवं महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे समय में इनको अपने डाइट जो लेती हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय माँ अपने साथ साथ बच्चे के भी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है, तो अपनी डाइट में वो सभी पोषक तत्वों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पीरियडिकल फिजिकल वीकनेस होने के कारण वर्कफोर्स फील्ड में महिलाएं कम पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आउटडोर गेम्स में देखा जाए तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पार्टिसिपेशन हमेशा कम होता है। ऐसा उनके मेंटल वीकनेस के कारण होता है। इस पर कोई फिजिकल वीकनेस प्रभाव नहीं डालता है। तो इसके लिए महिलाओं को या लड़कियों को खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ये काम कर पाने में सक्षम है, और परिवार के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा भी उसे, और सोसाइटी के द्वारा स्ट्रांग बनाना चाहिए, और उसे खुद भी बनना चाहिए। वीमेन ट्रैफिकिंग एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ उनकी मजबूरियों का फ़ायदा हमेशा उठाया जाता है। उन पर दबाव डाल करके कभी गलत काम कराए जाते हैं, या कभी वह खुद जानते हुए चाहते हुए गलत कार्यों में अपना हाथ बटाती हैं। तो यह वीमेन ट्रैफिकिंग पर रोक लगना चाहिए। महिला कैदी जो जेल में प्रॉपर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उनको इन्फेक्शियस प्रॉब्लम ना होने पाए। वर्किंग वुमेन के वर्कलोड को पूरे परिवार के द्वारा मिलकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला वर्किंग होती है तो घर, परिवार और कार्य क्षेत्र सभी को उसे संभालना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर उसके परिवार का उसके साथ पूरा मदद होता है तो उसे घर और ऑफिस दोनों मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस एंड होम वायलेंस को कम करने के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो इश्यूज़ है उसका रिजॉल्व अच्छी तरह से हो सके, जिससे महिलाओं को मानसिक दबाव में न रहना पड़े, वो फ्री होकर कार्य कर सके। इससे महिला में सुरक्षा, आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने के लिए महिलाओं को प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एवं हायर एजुकेशन में उनकी शिक्षा के लिए और उनको नौकरी के लिए दोनों में इनके इनरोलमेंट को बढ़ाना चाहिए। महिलाओं की योग्यता क्षमता के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ सेक्सुअल क्राइम अधिक हो रहे हैं, लेकिन स्वस्थ समाज के विकास के लिए सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रयास करने चाहिए, ताकि ऐसे क्राइम पर रोक लगे और महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना का भरोसा बढ़े। अभी हैदराबाद में जो कांड हुआ था महिला डॉक्टर्स के साथ, यह घटना सभी महिलाओं को असुरक्षित के अंदर एक असुरक्षा की भावना भर देती है। हमारा जो पैट्रियार्कल पितृत्व समाज है, डाउरी सिस्टम है, बैड ट्रीटमेंट विथ विडोज है, ये सभी को खत्म करना चाहिए। इससे स्वस्थ मानसिकता वाले समाज को विकसित करने में बढ़ावा मिलेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य एवं पोषण, इन सभी के साथ साथ थोड़ा सा हम आपको बताएंगे योगा के बारे में, कि महिलाओं को अपने हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए उनको योगा भी करना चाहिए। योगा से स्वस्थ शरीर, मानसिक एकाग्रता होती है। योगा करने से अनिद्रा, चिंता और अवसाद जैसे समस्याएं दूर होती हैं।
हार्मोनल चेंजेस होने वाली समस्याएं महिलाओं में आम बात है। लड़कियों में यूथ एज में और एडल्ट एज में मेनोपॉज के समय हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होते हैं। तो ऐसे में उनकी स्वास्थ्य समस्याएं कई तरह की उनके अंदर आने लगती हैं। तो योगा से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ साथ योगा करने से वजन कम होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बॉडी पोस्चर सही रहता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे कई शोध के रिजल्ट सामने आए हैं कि महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा अधिक अवसाद और तनाव होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि महिलाएं डबल भूमिका निभाती हैं जिम्मेदारियों के साथ। वर्किंग लेडी तो स्वयं घर पर, वर्क प्लेस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सामाजिक जिम्मेदारियों को बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करती हैं। ऐसे में वुमेन में स्ट्रेस और डिप्रेशन का होना स्वाभाविक सा लगता है। महिलाओं को अपने लिए योगा करने के लिए समय निकालना चाहिए। सारे कार्य के साथ साथ सुबह में समय निकालना चाहिए, जिससे उनका स्वस्थ मस्तिष्क इन बीमारियों से दूर रह सके। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिल करके कुछ प्रयास किए हैं जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार हो सके। इसी में से जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को और इलेक्टेटिंग मदर को 6,000 रुपये का उन्हें धनराशि मुहैया कराया जाता है, जिससे कि ऐसी अवस्था में वो अपने फूड, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट पर ध्यान रख करके एक बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। मैटरनिटी लीव जो कि सरकारी सेक्टर में सभी महिलाओं को दिया जाता है, अभी प्राइवेट सेक्टर में यह लीव नहीं दी जाती है। इसको बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया है। लक्ष्य योजना के अंतर्गत लेबर रूम क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। इससे डिलीवरी के समय आने वाले खतरों से माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सकता है। न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई है, जिसका आधार है गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। और यह किसी के लिए इसमें रोक नहीं है, सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होती है। एनीमिया मुक्त भारत योजना, यह एनीमिक परसेंटेज को घटाने के लिए है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 50% महिलाएं एनीमिक है, तो अवश्य ही यह योजना एनीमिक महिलाओं की संख्या को कम करेगी। राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव लेवल पर हेल्थ एवं पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए हैं। आंगनबाड़ी सेंटर, हेल्थ सेंटर को बढ़ाया गया है, जिससे पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। पैन इंडिया, पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। इसके द्वारा इन्फेक्शियस डिजीज कम होगा। ICDS, इसमें मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है। इसके द्वारा पूरक आहार वितरण, टीकाकरण, दवाइयाँ वितरण, फर्स्ट एड फैसिलिटी को अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जा सकता है। आशा, ANM और आंगनबाड़ी जैसे फ्रंट लाइन वर्कफोर्स को, यानी ग्राउंड लेवल पर कार्य करने वालों को, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिससे इनके अंदर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन बना रहता है। महिला शक्ति मिशन यूपी सरकार द्वारा चलाई गई है। यह एक प्रयास है जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करना इनका टारगेट है। ग्रीवेंस रीएड्रेसनल इसमें होगा, जिसके तहत महिला के साथ कहीं भी किसी वजह से कोई भी क्राइम होती है तो उसमें तत्काल सुनवाई होगी और सरकार इसको तुरंत सुनेगा। महिलाओं के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इन्हेंस करने के लिए सरकार का टारगेट इसमें लिया गया है।
इससे महिलाओं के पोषण संबंधी समस्याएं भी दूर होगी, क्योंकि जब महिलाओं का इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा में थोड़ी सुधार होगी तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान दे सकेंगी। राज्य सरकार ने 1500 पुलिस स्टेशन पर ट्रांसपेरेंट एंड सीक्रेट रूम बनाया है, महिला हेल्प डेस्क, और उसमें महिला पुलिस को रखा गया है, जिससे कोई भी पीड़ित महिलाएं जब वहां पर जाएं तो अपनी समस्याओं को वह निसंकोच वहां कह सकती हैं और उनकी सूचनाओं को में पूरी तरह से प्राइवेसी रखी जाएगी। इससे उन्हें पूरी तरह से आसक्त किया जाता है। यूपी पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ यानी महिला शक्ति, महिला की सिक्योरिटी, डिग्निटी और सशक्तिकरण को आधार बनाया गया है। और पिंक पेट्रोल सर्विस के लिए लगभग 250 ऑफिसर की नियुक्ति की गई है और पुलिस को गाड़ियां, बाइक, व्हीकल्स वगैरह उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वो पेट्रोलिंग करके महिलाएं जो रास्ते में कहीं जा रही होती हैं, अपने कार्य से वापस आ रही होती हैं, तो अचानक अनजाने में उनके साथ किसी भी तरह का क्राइम न हो सके, इससे बचा जा सके। सरकार के द्वारा किए गए ये सभी प्रयास जो सरकार ने किया है, यह एक सब्सिडरी व्यवस्था है। वास्तव में यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि हर एक नागरिक महिलाओं से सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। प्रत्येक परिवार का यह प्रथम जिम्मेदारी है कि महिलाओं के फिजिकल, मेंटल हेल्थ और पोषण दोनों को इम्प्रूव करने में सहयोग करे, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें मैं इस स्लाइड के माध्यम से पहुँचा सकी हूँ। धन्यवाद।